अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर। थैंक यू बेटे, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह एक सर, आप सुनाएं। अल्लाह का बिल्कुल ठीक है। एक वीक और ऑनलाइन क्लासेस के लिए कह दिए गए, तो एज यूजुअल वैसे ही क्वेश्चन करना चाहें जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है, या अपनी कोई ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहें ड्यूरिंग ईद हॉलीडेज। जी बच्चों, कुछ पूछना चाहें? नो सर। उम्मीद है ईद आपकी सही गुजरी होगी। तो आज का यस टॉपिक सर। हमारा जहाँ से हमें स्टार्ट करना है, दैट इज विब्रियो। वैसे तो बहुत सी स्पीशीज हैं, बट जो इम्पोर्टेंट वन है दैट इज विब्रियो कॉलरी। इन सिमिलर फैशन मॉर्फोलॉजी इस बैक्टीरिया की अगेन द मोस्ट टिपिकल मॉर्फोलॉजी है। इट्स अ ग्राम नेगेटिव curved or comma shaped बैक्टीरिया। कॉमा शेप बैक्टीरिया है। जैसे हाफ हाफ स्प्रिंग को हाफ कर दिया जाए, तो इस तरह से ये नजर आता है। कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसे लिक्विड मीडिया में कल्चर करें तो ये शॉर्ट चेन्स की शक्ल में नजर आता है। हाईली सेंसिटिव बैक्टीरिया है। हैबिटेट अगर इसका देखें तो हाईली सेंसिटिव है। टेम्परेचर रेज हो तो डेथ हो जाती है। ड्राई एनवायरनमेंट में भी इसकी डेथ हो जाती है। बट ये सरवाइव करता है, 1 से 2 वीक तक ये जिंदा रह सकता है। जो फ्रेश वाटर हो, जिसकी पीएच एसिडिक ना हो, ये वहां पर 2 वीक तक जिंदा रह सकता है। तो फिर इसका हैबिटेट जो होगा वो एक तो क्लिनिकल केसेस होंगे ही। सेकेंड, ये फिर एनवायरनमेंट से भी ह्यूमन में ट्रांसफर हो सकता है। हेल्दी इंडिविजुअल्स इसे एक्वायर कर सकते हैं एनवायरनमेंट से भी। जो रूट इसमें ऑपरेट होता है उसका एक स्पेसिफिक नेम है। इस रूट को कहा जाता है फीको ओरल रूट। और बैक्टीरिया में भी ये रूट ऑपरेट होता है। ऐसे बैक्टीरिया सेल्फ इन्फेक्शन काज करते हैं। एक ही होस्ट के अंदर
सर्कुलेट होते रहते हैं, यानी कि ये ओरल रूट से ट्रांसफर होता है और स्टूल के साथ, फीसिस के साथ पास आउट होता है। ड्यूरिंग डेफिकेशन के बाद अगर प्रॉपर हाइजीन टेकअप नहीं की जाती तो क्लिनिकल केस जो बैक्टीरिया वाया फीसिस शेड करता है उसी के हाथों से ओरल रूट से सेम होस्ट में ये ट्रांसफर भी हो जाता है। और यंग एज पे ज़्यादा है क्योंकि यंग एज पे, अर्ली एज पे अक्सर बच्चों को हाथों को साफ करने की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती और वो हाथों को अक्सर अपने माउथ में लेके जाते हैं। तो अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट इसके ट्रांसफर का बायस बनती है। नो डाउट फूड भी कंटेमिनेट होता है और वाटर, जैसे मैंने पहले बताया कि इसका सोर्स है जहां से ये हेल्दी इंडिविजुअल्स में ट्रांसफर हो सकता है ओरल रूट से। वो इंडिविजुअल्स जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा हो, सही काम कर रहा हो, उनमें ये बैक्टीरिया ट्रांसफर हो भी जाए तो गैस्ट्रिक एसिडिटी इस बैक्टीरिया को किल कर देती। इसको फैसिलिटेशन मिलती है अगर अल्कलाइन मटेरियल टेकअप किया जाए, ऐसा फूड जिसकी पीएच अल्कलाइन हो, फिर ये गैस्ट्रिक एसिडिटी से पास हो सकता है। नो डाउट इस बैक्टीरिया को अपनी साइट के साथ अटैच होने से, साइट क्या है इसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियम के साथ इस बैक्टीरिया को अटैच होना होता है। ये इसकी साइट है अटैचमेंट की। तो जो म्यूकस सेक्रीट होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन की सेक्रीशन है जो, वो इसकी अटैचमेंट को रोकती है। इससे बचने के लिए म्यूकस वाले बैरियर को क्रॉस करने के लिए नेचर ने इस बैक्टीरिया को एंजाइम्स प्रोवाइड किए जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से ये बैक्टीरिया म्यूकस में ट्रैप होने से बच जाता है। One of the most important enzyme is म्यूसिनेज। इस एंजाइम की मदद से विब्रियो कॉलरी म्यूकस को हाइड्रोलाइज कर देता है और फिर ये अपनी रिक्वायर्ड साइट पे जाके अटैच हो जाता है। और इसकी रिक्वायर्ड साइट क्या है, एपिथेलियम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स अगर इसकी फुलफिल हो जाए, नंबर वन रिक्वायरमेंट
कि फूड इसको हमारे स्टोमक से पास करवा दे। अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम की एसिडिटी को, पीएच को, जो कि एसिडिक होती है, उसको बैक्टीरिया एक्सपोज हो जाएगा तो डेथ हो जाएगी। अगर फूड के अंदर ही ये पास आउट हो जाएगा तो पहला बैरियर ब्रेक हो जाएगा। सेकंड बैरियर म्यूकस, तो म्यूकस को ये ब्रेक करता है विद द हेल्प ऑफ इट्स एंजाइम, और जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है दैट इज म्यूसिनेज एंजाइम, इसकी मदद से ये म्यूकस को डिसॉल्व कर देता है। तो ये दो इसके इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं जो इसको एस्केप करवाते हैं इननेट इम्यूनिटी के बैरियर्स से। वंस ये बैक्टीरिया एस्केप कर जाए तो फिर ये जाके अटैच हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथेलियम के साथ। एंड ड्यूरिंग दैट अटैचमेंट फिर ये ग्रो करेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज इस बैक्टीरिया के रेफरेंस से कि ये इंटेस्टाइन के टिश्यू में इन्वेड नहीं करता। इंटेस्टाइन के वॉल के अंदर नहीं जाता, टिश्यू इन्वेजन नहीं करता, उधर ही रहता है, अटैच रहता है एपिथेलियम के साथ ही, और ग्रो करेगा। एंड ड्यूरिंग ग्रोथ दी वन एंड ओनली, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट विरुलेंस फैक्टर भी है, जिसकी वजह से ये डिजीज काज करता है, दैट इज कॉलरा टॉक्सिन। ड्यूरिंग ग्रोथ, ड्यूरिंग इट्स मेटाबॉलिज्म, विब्रियो कॉलरा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। अब ये बैक्टीरिया करता क्या है कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस काज करता है। फ्लूइड की अकोमुलेशन होती है। फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एक नेचुरल पंप अवेलेबल है हमारे सिस्टम्स के दरमियान, जिसको फ्लूइड पंप कहा जाता है। ये टॉक्सिन फ्लूइड पंप की पैरालिसिस काज कर देता है, कॉलरा टॉक्सिन। एज अ रिजल्ट फ्लूइड स्मॉल इंटेस्टाइन में अकोमुलेट होता है, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। देन ऑल ऑफ अ सडन जो साइंस अपीयर होते हैं वो, इसका मेजर साइन है डायरिया, और सम केसेस में
वॉमिटिंग। ये दो साइंस हैं इसमें विब्रियो में, विब्रियो कॉलरा में। एज अ रिजल्ट दो चीजों का लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है, प्लस वाटर लॉस, डिहाइड्रेशन इसका रिजल्ट होगा। अब इस तरह के डायरिया केसेस में क्योंकि टिश्यू डैमेज नहीं हो रहा, सिर्फ फ्लूइड की अकोमुलेशन होती है और वाटरी पीसेस स्टार्ट हो जाते हैं, डायरिया, वाटरी डायरिया स्टार्ट हो जाता है। तो जो डायरिया होगा वो ऑर्डरलेस है, उसमें से कोई स्मेल नहीं आती, ऑर्डरलेस डायरिया होता है, वाटरी होगा। और सीवियर डिहाइड्रेशन होती है इसमें, जिसके रिजल्ट में चीक्स पे और स्किन पे, बॉडी की स्किन पे, स्पेशली चीक्स की स्किन पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, रिंकलिंग ऑफ स्किन हो जाती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वाटर कंटेंट। और आईज संकन आईज होती हैं, इसमें अंदर को धंस जाती हैं आईज। और शायद जो इसमें डेथ है, मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर डेथ ऑफ क्लिनिकल केस वो सीवियर डिहाइड्रेशन है। राइट बच्चों, कुछ पूछना चाहें आप यहाँ तक? सर पंप वाली बात दोबारा रिपीट कर दें। क्या चीज बेटे फ्लूइड दोबारा? पंप सर, पैरालिसिस करते हैं ना जो फ्लूइड पंप की, उस अच्छा, वो वाली बात। ठीक है ठीक है, क्या बात। थोड़ा सा है जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, ज्यादातर ये बैक्टीरिया ट्रांसफर होता है कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू। अब फूड स्टोमिक में और बैक्टीरिया को फूड ने बचाना। अगर बैक्टीरिया डायरेक्टली एक्सपोज हो गया तो एसिडिक पीएच में डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट बैरियर म्यूकस, म्यूकस ने ट्रैप करना है और बॉडी से इसे निकाल देना है। म्यूकस से ये बैक्टीरिया बचता है विद द हेल्प ऑफ म्यूसिनेज एंजाइम। अब ये पास हो जाएगा इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के एपिथेलियम के साथ अटैच हो जाता है, टिश्यूज के अंदर इन्वेड नहीं करता, यानी कि एंट्राइटिस काज नहीं करता। ग्रो करेगा और कॉलरा टॉक्सिन बनाता है। कॉलरा टॉक्सिन ये पैरालिसिस काज करता है फ्लूइड पंप की। अब फ्लूइड पंप ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है जो बॉडी टिश्यूज में फ्लूइड के लेवल को, वाटर के लेवल को मेंटेन रखता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस रखता है। जब कॉलरा टॉक्सिन फ्लूइड पंप की पैरालिसिस काज कर देता है तो इंटेस्टाइन के ल्यूमन में फ्लूइड अकोमुलेट होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता, उधर जमा होता जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे, मिनरल्स होंगे,
देन जब रीजनेबल फ्लूइड अकोमुलेट हो जाए तो ऑल ऑफ अ सडन डिजीज स्टार्ट हो जाती है। और दो साइंस हैं, ओनली टू साइन। दो में से भी एक कुछ इंडिविजुअल्स में होता है और कुछ में वो भी स्किप हो जाता है। वॉमिटिंग हो भी सकती है और नहीं भी, बट जो कंसिस्टेंट साइन है जो तमाम क्लिनिकल केसेस में होता है, विब्रियोसिस के केसेस में, कॉलरा के केसेस में, दैट इज वाटरी डायरिया, कि डायरिया स्टार्ट हो जाता है और वो वाटरी होता है। जो चीज आप खाते हैं वो अनडाइजेस्टेड पास हो। शायद सुना हो कि इस तरह के पेचिश लग जाते हैं, इस तरह का डायरिया शुरू हो जाता है, जिसमें जो आप खा रहे होते हैं वो पानी में उसी तरह से निकल रहा होता है। दैट इज कॉलरा। कॉलरा टॉक्सिन में इस तरह की अलामतें होती हैं और उसमें से कोई बदबू नहीं आती, कोई ऑर्डर नहीं आता, क्योंकि टिश्यू डैमेज नहीं हो रहा। तो दो चीजों का लॉस होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होगा, सोडियम, पोटाशियम, बाइकार्बोनेट, ये लॉस हो जाता है, और वाटर लॉस होता है, जिसके रिजल्ट में स्किन पर रिंकल्स आ जाते हैं, रिंकल्ड स्किन हो जाती है, और आईज, संकन आईज कहते हैं उसे, अंदर को धस जाती है। डेथ होती है ऐसे केसेस में अगर उनको अनअटेंडेड रखा जाए, अगर सही तरह से अटेंड ना करें तो फिर इसमें डेथ भी होती है। और डेथ की रीजन डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्योंकि ये दो चीजें ही लॉस हो रही हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। जी बेटे, कुछ और पूछना चाहें आप, कोई सवाल करना चाहें यहाँ तक? नो सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू बेटे। ओके, तो अब नेक्स्ट आपका काम है, अगर इस तरह का डायरिया मौजूद हो जो ऑल ऑफ अ सडन शुरू हो जाए, कोई टेम्परेचर नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, खाना खाया है, बिल्कुल सही थे आप, और ऑल ऑफ अ सडन वाटरी डायरिया शुरू हो जाए जिसमें से स्मेल ना आती हो, पानी में वाटर के साथ, स्टूल के साथ अनडाइजेस्टेड फूड पास आउट होता हो, तो जरूर सोचें कि ये कॉलरा पॉसिबल है, कॉलरा हो सकता है। नाउ डायग्नोसिस कैसे करेंगे? सैंपलिंग, सबसे पहले आपको सैंपलिंग करना होगी। किसकी बेस पे? कि अगर फिजिशियन के पास डायरिया के केसेस आते हैं, वाटरी डायरिया है, हिस्ट्री क्या होगी? वाटरी डायरिया, जो खाता है वो निकल जाता है, आंखें उसके अंदर को धसी हुई हैं और स्किन पर रिंकल्स पड़े हुए, ये वो स्पेसिफिक
हिस्ट्री है जिसकी बेस पे आप कॉलरा को सस्पेक्ट कर सकते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको सैंपल लेना होगा। जी, क्या सैंपल लेंगे? सिंपल सा है कि क्या इसमें सैंपल आपका क्या होगा? फीकल सैंपल। बिल्कुल, फीकल सैंपल आप लेंगे और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। एक चीज का ख्याल जरूर करना है, क्योंकि ये बैक्टीरिया हाईली सेंसिटिव है एसिडिक पीएच को। तो जो भी आप सैंपल कलेक्ट करेंगे, कोशिश करें कि उसकी पीएच एसिडिक ना हो सके। अगर पीएच एसिडिक हो गई तो फौरन से पहले विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, फिर आपको सैंपल में से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये पर्टिकुलर केयर है जो कॉलरा में सैंपलिंग के वक्त ऑप्ट करनी चाहिए। अक्सर ये मिस्टेक होती है कि अगर एसिडिक पीएच वाले मीडियम में लेके जाएंगे तो बैक्टीरिया तो मर गया, फिर आपको कुछ भी नहीं मिलता। नंबर 2 पे क्या करेंगे आप लोग सैंपल के बाद? माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। शाबाश, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे फातिमा, शाबाश बेटे। और किस तरह का बैक्टीरिया नजर आना चाहिए? माइक्रो स्लाइड बनाएं, स्टेनिंग करें, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के अंडर उसे 100x का ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करते हुए इसको फोकस करें। जब आप माइक्रोस्कोप के अंडर इसे विजुलाइज करेंगे तो आपको ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव नजर आएगा और इसकी शेप होगी कॉमा शेप। आप इसको कल्चर कर सकते हैं। और कल्चर करते वक्त भी आपने उसी चीज का ख्याल रखना है कि मीडिया की पीएच आप अल्कलाइन रखेंगे। एसिडिक पीएच हुई तो इस बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। अल्कलाइन पीएच रखेंगे। ये बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। मीडिया, काफी सारे मीडिया हैं जिन पे इसकी ग्रोथ मिल जाती है। लाइक न्यूट्रिएंट एगर, मैकॉनकी एगर, ब्लड एगर, इवन पेप्टोन वाटर में, पेप्टोन वाटर, आसानी से ये बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। इसका एक सिलेक्टिव मीडिया भी है। आप एब्रिविएशन याद रख लें, मोर देन एनफ होगा। PCBS मीडियम। ये जो एब्रिविएशन है ये डिफरेंट केमिकल्स के पहले नेम लेके बनाया गया है। इससे बनता है थायोसल्फेट, सिट्रेट, बाइल, सुक्रोज, एगर। थायोस लिख दो, थायोसल्फेट। पी से बन जाएगा सिट्रेट, बी से बाइल और एस से सुक्रोज। PCBS एगर, ये इसके लिए सिलेक्टिव मीडियम। बाकी चीजें उसी तरह से हैं। ग्रोथ आ जाए तो आप इसके बायोकेमिकल टेस्ट कर सकते हैं।
कुछ ह्यूमन के कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनमें बैक्टीरियल एग्लूटिनेशन टेस्ट परफॉर्म करके आप विद इन मिनट्स आप डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं। सिंपली आपको बैक्टीरियल एंटीजन और एंटीबॉडी उसको स्लाइड पे, ग्लास की स्लाइड पे मिक्स करना है। अगर स्पेसिफिक हैं तो एग्लूटिनेशन हो जाती है, जस्ट जैसे आप ब्लड ग्रुप चेक करते हैं कि ब्लड का एक ड्रॉप लेते हैं और उसमें एंटी सीरा मिक्स करते हैं और एग्लूटिनेशन होती है। ये जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। इसी तरह विब्रियो में बैक्टीरियल एग्लूटिनेशन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। एक और बैक्टीरिया है, लेटर ऑन मुझे अगर टाइम मिला तो ज़रूर आपको पढ़ाऊंगा। आपके कोर्स में तो शामिल नहीं किया हुआ इन्होंने आउटलाइन में, बट ह्यूमन का, इन ह्यूमन बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैक्टीरिया, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। साल्मोनेला, टाइफाइड, अब ज़हन में आया होगा ये टेस्ट करवाया जाता है, शायद कुछ बच्चों को पता हो इस टेस्ट का। Yes, विडॉल sir. टेस्ट, विडॉल टेस्ट करते हैं, ये बैक्टीरियल एग्लूटिनेशन टेस्ट है। बैक्टीरियल एंटीजन जो कलर्ड होती है, विब्रियो में भी इसी तरह किया जाता है कि कलर्ड बैक्टीरियल एंटीजन, अगर आपने एंटीबॉडीज चेक करनी है, अदरवाइज आपका स्टूल सैंपल या बैक्टीरियल कल्चर, इसके लिए आपके पास एंटीबॉडीज होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक चीज नोन होनी चाहिए। एक ड्रॉप वो लेंगे एंटीबॉडीज का और एक ड्रॉप लेंगे बैक्टीरिया का, मिक्स करें। अगर ये स्पेसिफिक है तो एग्लूटिनेशन हो जाएगी, जिसको आप नेकेड आई से देख सकेंगे। और ये गोल्ड टेस्ट है, इसमें ये टेस्ट परफॉर्म करके तो आप डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं। राइट जी, अभी एक और चीज आप लोग ही मुझे जरा बताएं। अलामतें तो मैंने बता दी, क्या लॉसेस होते हैं वो भी बता दिया। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कैसे इसका आप ट्रीटमेंट करेंगे, किन चीजों को इंपॉर्टेंस देंगे। जी बच्चों, ये कुछ सही था। एंटीबायोटिक्स तो देंगे, लेकिन साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर ये भी साथ साथ में बिल्कुल, ज़रूरी है देना। एंटीबायोटिक्स से ज्यादा जरूरी चीज वाटर को, वाटर के बैलेंस को पूरा करना और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को पूरा करना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो बैक्टीरिया इतना प्रॉब्लम काज नहीं करता, क्योंकि वो टिश्यू डैमेज नहीं कर रहा। तो दो चीजें जिसका लॉस हो रहा है वो वाटर लॉस है और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस है, और यही डेथ की रीजन बनती है। ये वो केसेस हैं असल में डायरिया के, सही वाले केसेस ये हैं विब्रियो जैसे, जिनमें ओआरएस लाजमी पीना चाहिए, लाजमी हर हाल में लेना चाहिए। बाकी केसेस में आप ना भी लें तो गुजारा हो जाता है, क्योंकि उनमें डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ नहीं हो रही होती। यहाँ इस केस में डेथ की बेसिक रीजन बन रही है वाटर लॉस और इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। दी बेस्ट होता है, डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। ऐसे केसेस में सबसे बेहतर चीज है कि क्लिनिकल केस को इन्फ्यूजन दें, इलेक्ट्रोलाइट्स की बोतल लगवा दें, इंजेक्ट करवा दें, ताकि उसका बॉडी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस रिस्टोर हो सके।
ये अगर आप रेस्टोर कर लेते हैं तो फिर रिकवरी हो जाती है विद इन आवर्स जो है वो क्लिनिकल केसेस ठीक हो जाते हैं। और अगर इसकी केयर नहीं करेंगे तो फिर डेथ के चांसेस होते हैं। ओके जी, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं हम, कंट्रोल क्या कर सकते हैं? एक प्रिवेंशन तो वही होगी आज जो कि हमारे मुल्क में पॉसिबल नहीं है, पॉपुलेशन को ही कुछ करना पड़ेगा शायद इन दी लॉन्ग रन ये हमारे मामलात हैंडल हो सके। अक्सर जो हमारी पॉपुलेशन, पुअर पॉपुलेशन, उनको क्लीन प्योर वाटर पीने को नहीं मिलता। अक्सर देहातों में या म्यूनिसिपैलिटी के एरियाज में वो ज्यादा अफेक्ट होती है पॉपुलेशन जो सीवेज मिक्स वाटर पी रही होती है। हमारे सीवरेज के पाइप लाइन्स और वाटर की पाइप लाइन्स बहुत से इलाकों में इतनी पुरानी है कि वो पानी मिक्स होके आ रहा होता है और वह गरीब लोग उस पानी को पीने पे मजबूर हैं। फिल्ट्रेशन ऑप्ट नहीं कर सकते, एक ही तरीका बचता है कि उसको बॉयल करके यूज कर लें। लेकिन आजकल रेगुलर वाटर बॉयल करके पीना भी गरीब आदमी के बस का रोग नहीं है, तो वो ज्यादा एट रिस्क हैं। एक्चुअली तो इस डिजीज को प्रॉपर हाइजीन और क्लीन प्योर वाटर अगर आप यूज करें तो ये डिजीज नहीं होती। एक इसकी वैक्सीन भी बनाई गई थी और बट वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकी। जी बच्चों, कोई सवाल करना चाहें आप विब्रियो में से कुछ मेरे से पूछना चाहें? बच्चों कोई सवाल करना चाहें? नो सर। नो सर, चलें जी, ठीक है। पहला दिन था ईद के बाद, तो मेरा भी आपको मज़ीद पढ़ाने का इरादा नहीं है, मेरा ख्याल मोर देन इनफ है। और कुछ सॉर्ट ऑफ डिस्कशन मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, जैसे आप लोग कहेंगे फिर हम उसी तरह से अपने कोर्स को आगे पिकअप करेंगे। आपके एक्सक्यूज मी को सर। जी बेटे, जी जी सना सर बोलिए। हमारा मिड्स का सिलेबस कहाँ तक होगा, मतलब जहाँ तक इस वीक में पढ़ेंगे वहाँ तक या लास्ट वीक वाले लेक्चर्स तक? बेटे अभी मिड अनाउंस तो हो लेने दो, आप जैसे कहेंगे जितना कोर्स आप शामिल करना चाहेंगे ना। मैं बताया था आप लोगों को अपने इंट्रो में, मैं कोशिश करता हूँ बच्चों को पढ़ाऊँ, चंद चीज़ें भी अगर वो याद रख दें मेरे लिए मोर देन एनफ होती हैं। और रह गए एग्ज़ाम्स, आपकी इवेलुएशंस, आई एम श्योर मैंने मेहनत की है तो आप अच्छा रिजल्ट देंगे। इंशाल्लाह सर। और कोर्स कितने में से पेपर बनाना है वो जैसा आप कहेंगे, जितना कोर्स आप लोग डिसाइड करेंगे उसी में से पेपर बनेगा। एग्ज़ाम्स में मैं तंग करने का आदी नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद रखता होता हूँ कि आप अच्छा परफॉर्म करें और मुझे उम्मीद है आप अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अभी एक बात मुझे आपसे करनी है बेटे, मिड की डेट शीट आ लेने दो। सना, जितना कोर्स आप लोग कहेंगे ना
उतना हम डिसाइड कर लेंगे और वहीं से हम बना के आपका पेपर बना के ले लेंगे। चलें ऐसा करते हैं, ईद से पहले तक जितना पड़ा था ना, बाकियों को भी आपकी बात में मान लेता हूँ। विब्रियो से पहले आज वाला टॉपिक आप मिड में से एक्सक्लूड कर दें। इससे पहले जो हमने पढ़ा है उतना आपका मिड का कोर्स होगा। यस सर, अभी वो सब जी जी बोलिए सना, बोलिए। सब वो आपने लास्ट लेक्चर में भी ये कहा था, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं था। मैं चाह रही थी कि एक दफ़ा आपसे कंफर्म कर लूँ, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी आपने कहा था कि मतलब आज तक जो पढ़ा है वो मिड का सिलेबस होगा। कोई तो मसला मतलब कोई मुझे ठीक है। कंफर्मेशन नहीं थी, तो वो मैं चाह रही थी। तो उसके लिए एग्रीड थैंक बेटे, यू। एग्रीड एग्रीड एग्रीड। जो ईद से पहले तक था उसमें से आपका एग्जाम लेंगे। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो मुझे आपसे 1-2 मिनट में डिस्कशन करनी है। वो आप लोगों की कोर्स आउटलाइन में शामिल नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान में फ्रीक्वेंटली ह्यूमन बीइंग में डिजीज काज करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो आपकी कोर्स आउटलाइन में शामिल हैं, बट वो केसेस बहुत कम हैं। तो अब यहाँ से ऑनवर्ड जैसे आप कहेंगे, जो आपके बैक्टीरिया रहते हैं पढ़ने वाले, वो कैंपाइलोबैक्टर है, हेलिकोबैक्टर है। बहुत ज़्यादा रेट नहीं है, नो डाउट। हेलिकोबैक्टर थोड़ा सा आजकल बढ़ गया है, कैंपाइलो का इतना रेट नहीं है पाकिस्तान में। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा शामिल है एंड क्लेमीडिया। ये 4 बैक्टीरिया हैं जो अभी हमारे पढ़ने वाले रहते हैं आपकी कोर्स आउटलाइन के मुताबिक। चारों में से हेलिकोबैक्टर की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान में। बाकी 3 बैक्टीरिया कभी कभार आते हैं, अक्सर इग्नोर हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमारी पॉपुलेशन में इन्फेक्शन काज नहीं करते। बट जो इन्फेक्शन काज करते हैं, मैं वो आपके चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, आपने वो के बाद में मुझे बताना है कि क्या तरीका आप किया जाए। कि मैंने 3 बैक्टीरिया लिखे हैं, ये आपकी कोर्स आउटलाइन में नहीं है। जैसे आप सुजेस्ट करेंगे वैसे हम यहाँ से ऑनवर्ड उस तरह से पढ़ेंगे। एस्क्रेशिया कोलाई अक्सर ह्यूमन में इन्फेक्शन होते हैं। साल्मोनेला ये तो सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में, आजकल भी साल्मोनेला के बड़े केसेस हैं। एंड अनदर वन क्लेप्सियला। और ये 3 बैक्टीरिया मैं चाहूँगा कि आपको ये 3 बैक्टीरिया डिटेल के साथ पढ़ाए जाएं, अगर आप एग्री करेंगे। जी बच्चों, नेक्स्ट क्लास तक आपने मुझे बताना है। राइट जी, आप अपना ख्याल ओके सर। रखिए, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे, बड़ों का अदब करें, वालिदैन की खिदमत किया करें। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे, जी बोलें।